हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जान लिया है कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो आज जो है हम आपको एक क्वेश्चन बना करके यहाँ दिखाएंगे, एग्जाम्पल के ज़रिए हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें दो स्टेटमेंट आपका आता है। एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, जिससे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। ये हम यहाँ पर बनाएंगे, जिससे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा कि बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। और दूसरा स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। तो दोनों चीज़ हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट बना दिया है। ये साइड आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। कोई भी अकाउंट बनाने से पहले, ओपन करने से पहले, सबसे पहले आपको जानना होगा कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, यानी वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ये जानने के बाद ही आपको कोई भी यहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेचर का है वो है आपका नॉमिनल नेचर का है। तो नॉमिनल नेचर की होने की वजह से जो नॉमिनल नेचर का रूल है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस या लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम और गेन होगा उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। सिंपल बात एकदम। जो भी डेबिट होगा वो या तो एक्सपेंस होगा या तो लॉस होगा, और जो इनकम और गेन होगा वो आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है बात। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो एसेट और लायबिलिटी। हमने क्लास 11th के जो चैप्टर था आपका यूनिट नंबर 3, उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो वहाँ पर हमने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना सीखा था। बस वही बैलेंस शीट आपको अभी ट्रायल बैलेंस की मदद से बनाना है। बैलेंस शीट में जनरली जो है आपका पर्सनल और रियल अकाउंट आता है। ठीक है, तो उसको हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड हो जाएगा आपका लायबिलिटीज, यहां हो जाएगा आपका अमाउंट, ये हो जाएगा आपका एसेट, और यहां हो जाएगा आपका अमाउंट। क्लियर है। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे वो आपका किस पर बेस्ड है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते थे। जो एसेट है बिजनेस का वो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल और लायबिलिटी के। हमने यहाँ पर सिर्फ लायबिलिटी लिखा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज नहीं लिखा है। आप चाहे तो यहाँ पर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों यहाँ पर सिर्फ हम लायबिलिटी लिखा है, क्योंकि कैपिटल भी जो है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है। तो अगर हम यहाँ पे लायबिलिटी लिखे हैं तो इसका मतलब आउटसाइड लायबिलिटी भी है और यहाँ पर कैपिटल भी, यानी इंटरनल लायबिलिटी भी आपका है। तो इसके अंदर दोनों आएगा आपका, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के यहाँ पर बराबर होगा। और इसीलिए बैलेंस शीट जो है हमेशा टैली करता है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, और अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा है कि जो इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होता है, जो एसेट है वो हमेशा और हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। इसी कारण से यहाँ पर बैलेंस शीट टैली भी करता है। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करता है तो इसका मतलब आपने जो अकाउंट प्रिपेयर किया है, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, कहीं ना कहीं आप उसमें मिस्टेक किए हैं, कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, इसलिए बैलेंस शीट नहीं मैच करेगा। बैलेंस शीट जो है आपका 1 रुपया से भी डिसमैच नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल टैली हो जाना चाहिए। तब जाकर वो प्रूफ है इस बात का कि आपने जो भी बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। अदरवाइज अगर आपने कहीं भी गलती कर दिया तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आपको बात समझाने के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15 DK गोयल के बुक से। यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे हम। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग
trial balance of Rai Bahadur and Sons prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and balance sheet as at that date. The closing stock on 31st March 2017 was valued at 25,000 रुपीज़। तो यहाँ पर बोलता है कि ट्रायल बैलेंस आपका गिवन है राय बहादुर एंड सन्स का। उस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, क्यों प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का, ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूनिट नंबर 4 में। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस कैसे बना होगा? तो जर्नल एंट्री, जर्नल से लेज़र पोस्टिंग और लेज़र से ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री नहीं दिया रहेगा, उतना लंबा प्रोसेस आपको दिया नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आप जानते हो कि जर्नल से किस तरीके से लेज़र में पोस्ट करते हैं और लेज़र से किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं देगा बनाने के लिए, आपको सीधा ट्रायल बैलेंस दे देगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको पता है कि आपको जो है जर्नल से लेज़र और लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाना आता होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बना करके दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस की मदद से यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है? तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और बोलता है यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, जो है आपका 25,000 रुपये, 25,000। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो ये आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका दिया हुआ है यहाँ पर स्टॉक। डेबिट बैलेंस में देखिएगा स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2016। ये आपका ओपनिंग स्टॉक है और हम इसको कहाँ ले जाएंगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है आपका? 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपया। ये हो गया आपका। इसके बाद परचेज है आपका, यहाँ जाएगा आपका परचेज, ये हो गया 75,000 रुपीज़। अच्छा, अगर परचेज डेबिट साइड में दिख रहा है तो परचेज रिटर्न अगर दिया होगा तो किधर दिखेगा? क्रेडिट साइड में दिखेगा। तो परचेज यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, कितना है? 75,000 रुपीज़। अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया रहता तो डायरेक्टली हम 75,000 रुपीज़ ट्रेडिंग के डेबिट साइड में हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड में देखिएगा तो परचेज रिटर्न भी आपका गिवन है। तो 75,000 रुपीज़ यहाँ पर परचेज है और यहाँ पर परचेज रिटर्न जो है वो 3,000 रुपीज़ है। क्या है? परचेज रिटर्न 3,000 रुपीज़ यहाँ पे है। तो बताइए कि नेट परचेज कितना हुआ? 72,000 रुपीज़ यहाँ पे नेट परचेज आपका आया। क्लियर है बातें? तो ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है जो कि फिक्स फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर होगा, यहाँ पे परचेज और परचेज रिटर्न अगर होगा तो यहाँ पे आपका परचेज और परचेज रिटर्न गिवन रहेगा। अगर कोई नया बिजनेस है बच्चे, समझिएगा बात को, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, एकदम पहला शुरुआत में ही बिजनेस स्टार्ट किया है, मान लीजिए उसका पहला जो फाइनेंशियल ईयर था वो आपका 2016-17 ही है और नया फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस जो नया बिजनेस स्टार्ट ही किया है, क्या उसका साल के अंत में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक तो होगा, लेकिन क्या ओपनिंग स्टॉक शुरुआत में ही होगा? क्योंकि फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया है उसने, तो पहला ही बिजनेस है, तो पिछले साल का तो कोई उसका बैलेंस होगा नहीं क्लोजिंग स्टॉक, तो इस साल आपका ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो अगर कोई फ्रेश बिजनेस होगा तो उस क्वेश्चन में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं हो सकता है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देना है। अगर सिर्फ परचेस रहेगा तो आपको परचेस से स्टार्ट करना है, परचेस डायरेक्ट यहाँ लिख देना है, परचेस रिटर्न होगा तो उसको परचेस में से माइनस करके यहाँ पे दिखाना है। तो कोई याद रखिएगा, नया बिजनेस होगा तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो पिछले साल का कुछ होगा ही नहीं जो इस साल आके ओपनिंग स्टॉक बने। तो ये बिजनेस पहले से चला आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपका दिखता है। जनरली आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से परचेज रिटर्न हम यहाँ पे लेस कर दिए। आगे क्या है देखिए, सेल्स रिटर्न गिवन है। तो चूंकि ये आपका दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स का बैलेंस हमेशा किधर होता है? क्रेडिट साइड में हमेशा आपका सेल्स का बैलेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर आप जो जैसे दिखते जा रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे एंट्री करते जाएंगे। बाय लिखेंगे यहाँ पे सेल्स,
कितना है, सेल्स जो है आपका 2,50,000 का सेल्स दिया हुआ है, 2,50,000 का सेल्स। और डेबिट साइड में दिखेगा आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो आपका है 8,000 रुपीज़ का यहाँ पे सेल्स रिटर्न है। तो यहाँ पर आपका नेट सेल जो हो गया वो हो गया 2,42,000 रुपीज़। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये सारी बातें हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं। 2,42,000 यहाँ पे आपका हो गया। इसके बाद फ्रेट एंड कैरेज, ये आपका फ्रेट एंड कैरेज जो भाड़ा हो गया, यानी वो भाड़ा जो सामान को फैक्ट्री तक लाने का है। यानी अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो वो सारे खर्च को दिखाएंगे, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को हम दिखाएंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो सारे एक्सपेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेट एंड कैरेज जो दिया हुआ है आपका, वो फैक्ट्री तक लाने के लिए दिया गया भाड़ा है। अगर वो भाड़ा नहीं दिया जाएगा तो सामान फैक्ट्री तक आएगा नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग सामान होगा नहीं। इसीलिए जो फ्रेट एंड कैरेज यहाँ दिया हुआ है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, डायरेक्टली फैक्ट्री से रिलेटेड है, और इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम इसको दिखाएंगे फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट एंड कैरेज ये आपका है 7,500 रुपीज़। इसके बाद आपका देखिएगा दिया हुआ है वेजेस। वेजेस क्या है, मजदूरी। और मजदूर कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में। अगर मजदूर जो है क्या काम रहता है उनका, लोडिंग का, अनलोडिंग का, और भी तमाम काम आप मजदूर से करवाते हैं। तो लोडिंग अनलोडिंग का काम है और बहुत सारा सामान ढोने का काम जो है मजदूर करते हैं फैक्ट्री में। अगर वो ये काम नहीं करे तो बताइए क्या सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वेजेस यानी मजदूरी आपको देना है तभी सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा। यानी वेजेस जो है वो डायरेक्टली गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इसीलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो क्या है, आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम वेजेस। ये हो गया आपका 36,500 रुपीज़, 36,500 रुपीज़। क्लियर है बात एकदम। इसके बाद आपका सैलरी है, रिपेयर है, चलिए ठीक है। तो वेजेस आपका यहाँ पर हो गया। अब सैलरी दिया है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का है, रिपेयर है, ट्रेडिंग है, रेंट है, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना आइटम जो है आपका यहाँ पर क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस के बाहर आपका क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है। तो जब ट्रायल बैलेंस के बाहर आपका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो वो दो जगह जाएगा आपका, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिख दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक, और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कब नहीं आएगा, ये सब तमाम बातें हमने कर ली है पिछले वीडियो में। ठीक है, यहीं पर अगर एडजस्टेड परचेज रहता तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं लेते हैं, और अगर COGS भी रहता तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते, क्योंकि आप वो ऑलरेडी जो है उस फॉर्मूले में यूज़ हो चुका है। अगर एडजस्टेड परचेज रहता तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर डायरेक्टली लेते हैं आपका एडजस्टेड परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आता। इसके बाद अगर COGS रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसका भी फार्मूला में क्लोजिंग स्टॉक आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो वो भी आपका यहाँ पे COGS लिखते, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आता अगर COGS रहता तो, और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे हम नहीं लिखते। फिलहाल ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, ये एडजस्ट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी दिखाएंगे, और एसेट साइड में जो है क्लोजिंग स्टॉक वो वहाँ पर भी हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे दिखा दिया, और कुछ यहाँ पर बचा हुआ है फिलहाल तो कुछ यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पर एसेट साइड में भी इसको दिखा दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ₹25,000 एसेट साइड में। चलिए, अब यहाँ पर और तो कुछ इसमें बचा नहीं, तो अब हम इसको टोटल करते हैं। 2,67,000 इधर आएगा, टोटल करेंगे 2,67,000 रुपीज़ इधर का टोटल है। अब इधर को सारा लेस करेंगे हम,
तो 2,67,000 में आप लेस करेंगे हम यहाँ पे 20,000, 72,000, 7,500 एंड 36,500 रुपीज़ यहाँ पे हम लेस करेंगे। तो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा 1,31,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट CT 1,31,000 रुपीज़, ये जो है आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2,67,000 रुपीज़ आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका सारा फैक्ट्री का रिलेटेड जितना भी एक्सपेंस था हमने यहाँ पे दिखाया। ये पार्ट हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब ये पार्ट जो आपका है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि रिलेटेड होता है आपका शोरूम से, ऑफिस से, यानी जितना भी ऑफिस एक्सपेंसेस या सेलिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो सारा यहाँ पे आएगा। तो इसमें जो भी आपने देखा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पर जो हम दिखाएंगे वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यानी वो डायरेक्ट आपके सामान के, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट का मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सामान का, यानी आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो सामान के, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ना हो फिर भी वो खर्च करना है बिजनेस को, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। चलिए, तो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा वो हम स्टार्ट करते हैं आपके ट्रायल बैलेंस से। जो यहाँ नहीं आया वो यहाँ आएगा आपका जो भी एक्सपेंस, याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंस है यहाँ पर वो यहाँ पे आपका आएगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो वेजेस तो आपका यहाँ पे देख लीजिए फैक्ट्री में चला गया, और क्या आपका तो सैलरी है। सैलरी कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों आएगा? क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉय को देते हैं जो ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में नहीं, ऑफिस में जो काम करता है उसको आप सैलरी देते हो, इसीलिए सैलरी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और सैलरी आप अगर कुछ दिन मतलब बकाया भी रखते हो, या फिर आप कह सकते हो कि सैलरी जो है एम्प्लॉय को हमको देना है, ये सैलरी अगर नहीं दोगे तो आपका सामान का मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकेगा। अगर आप वेजेस नहीं दोगे, अगर आप फ्रेट यहाँ पर या कैरेज नहीं दोगे तो सामान का मैन्युफैक्चरिंग आपका रुक सकता है। अगर आप परचेज नहीं करोगे तो सामान बनाओगे कैसे? तो कहने का मतलब है कि फ्रेट एंड कैरेज ये डायरेक्टली गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, सामान नहीं बनेगा अगर आप नहीं दोगे तो। लेकिन यहाँ पर सैलरी नहीं दोगे तो सामान तो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो ही गया है ना। तो सैलरी यहाँ पर आपका क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। उसको हम यहाँ दिखाएंगे। तो सैलरी हो गया आपका 12,000 रुपया, सैलरी हो गया 12,000 रुपीज़। इसके बाद रिपेयर हो गया। रिपेयर फिक्स एसेट्स का जो आप रिपेयर करवाते हो, जब वो पुराना होता है तो रिपेयर खोजता है, तो वो सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। 1,200 रुपये है ये। ठीक है, इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस है, व्यापारिक खर्च, वो भी यहाँ पर आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ये हो गया आपका 4,000 रुपीज़। इसके बाद अगर रेंट एंड टैक्सेस, जो भी रेंट एंड टैक्स है, फैक्ट्री रेंट नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, फैक्ट्री रेंट रहेगा तो यहाँ चला जाएगा। ये रेंट है, मतलब जो ऑफिस या शोरूम आप चला रहे हो वो आपका रेंट पे है, आप रेंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर आएगा ये रेंट एंड टैक्सेस। ये है आपका 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपया। ठीक है, इसके बाद है कैश इन हैंड। ये आपका एसेट है, तो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो कैश इन हैंड जो है आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, और बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा आपका? ये एसेट साइड में चला जाएगा, कैश इन हैंड, यानी वो पैसा जो व्यापार में है, व्यापार को चलाने में है, के लिए व्यापार के अंदर है, वो कहलाता है कैश इन हैंड। और ये आपका है 5,700 रुपीज़, 5,700 रुपीज़। कैश इन हैंड के बाद है बिल्स रिसीवेबल, जिसको BR शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ये भी आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आता है, एसेट की कैटेगरी में आता है। बिल्स रिसीवेबल भी एसेट है, और वो एसेट साइड में आपका आ जाएगा 4,000 रुपीज़। बिल्स रिसीवेबल यानी आपने डेटर का ही दूसरा रूप है आपका। जैसे यहाँ पर हम आपको थोड़ा समझाते हैं।
बिजनेस जो है उधार में सामान बेचा है, तो ये सामने वाला बंदा मान लीजिए कितना है यहाँ पे 4000 रुपीज़ सामान बेचा, तो ये सामने वाला बंदा नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा, तो ये बिजनेस का डेटर कहलाता है। कौन कहलाता है? बिजनेस का डेटर। अब इसी से एक पर्चे पर लिखवा लिया जाता है। मान लीजिए बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता है तो बिजनेस काफ़ी सिस्टमैटिक हो जाता है। अब ये पैसा डूब भी सकता है, इसलिए इस पर एक बिल पर, जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, यहाँ पर इस पर्ची पे साइन करवा लेता है इस डेटर से, तो यही बन जाता है आपका, ये बिल जो है इस बिज़नेस को रिसीव होगा, इसीलिए ये बिज़नेस के लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। बिल्स रिसीवेबल है बिज़नेस के लिए। ये जो 4000 का बिल का पैसा है वो नियर फ्यूचर में ये क्या होगा? बिज़नेस को मिलेगा। ठीक है, तो डेटर हो या बिल्स रिसीवेबल हो, दोनों एसेट होता है, इसीलिए हम इसको एसेट की कैटेगरी में दिखा दिए। कलेक्टिवली डेटर को और बिल्स रिसीवेबल को और यहाँ पर डेटर को कलेक्टिवली हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर भी करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल भी आपका करंट एसेट है, इसीलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये जाएगा। ये तमाम बातें ऐसे हम लोगों ने इसमें डिटेल में कर लिया है। जब हम यूनिट 1 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जब पढ़ रहे थे तो उस समय हमने एसेट और लायबिलिटी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैश इन हैंड, हो गया बिल्स रिसीवेबल। अब डेटर है, बताया था मैंने अभी डेटर से ही अगर आपने पर्चे पे साइन करवा लिया तो वो बिल्स रिसीवेबल बनता है। यहाँ डेटर भी आपका क्या है? करंट एसेट है। डेटर्स ये हो गया आपका 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपये का डेटर है। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों करंट एसेट है। कलेक्टिवली दोनों को बोलेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल हम बोल सकते हैं। इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। हम ऐसे लिखते हैं, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि आपका फिक्स एसेट है, 1,60,000 रुपये, ये एसेट साइड में आएगा आपका। यहाँ पर याद रखिएगा जो भी हम बता रहे हैं वो आपका विदाउट एडजस्टमेंट बता रहे हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करके इसमें से भेजना है कि कौन सा एसेट में जाएगा, कौन सा लायबिलिटीज़ में जाएगा और कौन सा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस यही आपको ध्यान में रखना है। जो आपका ट्रायल बैलेंस गिवन है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ट्रेडिंग का पार्ट है, कौन सा पीएल का पार्ट है, कौन सा आपका एसेट में है और कौन सा आपका लायबिलिटीज़ में जाएगा। यहाँ पर विड्रॉल्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है 16,600 रुपये का, जो कि कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो अब जब हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो उस समय हम ड्राइंग्स को वहाँ पे लेस कर देंगे। क्लियर है? तो ड्राइंग्स हो गया आपका 16,600 रुपये। इसके बाद है आपका बैंक डिपॉजिट। तो बैंक डिपॉजिट यानी वो पैसा जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में है वो आपका करंट एसेट है, और बैंक डिपॉजिट यहाँ पे आप एसेट साइड में दिखाइएगा। कितना है बैंक डिपॉजिट यहाँ पर? ये हो गया 20,000 रुपया। तो हम 20,000 रुपीज़ बैंक डिपॉजिट के नाम से 20,000 रुपये यहाँ पर हमने दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप क्रेडिट साइड में। इसके बाद कहाँ जाइए आप? क्रेडिट साइड में आ जाइए। अभी सारा चीज़ बचा हुआ है, हम लाइन से यहाँ पे कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। बिजनेस ने क्या किया, यहाँ पर उधार में सामान परचेज किया, तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को इस बंदे को पैसा देना होगा, तो ये बंदा बिजनेस के लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। अब ज़रूरी नहीं कि बिजनेस को एक ही क्रेडिटर को पैसा देना होगा, बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं, ABCD XYZ बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ व्यापार जो चल रहा है वो एक ही से उधार लेके चल रहा है, बहुत लोगों से उधार में बिजनेस ने परचेस किया होगा, लेकर के बिजनेस चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं। तो अब बहुत सारे क्रेडिटर का यहाँ पे आप नाम नहीं लिखिएगा, बल्कि उसको क्या बोलिएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई एक क्रेडिटर रहे तो क्रेडिटर लिखेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा क्रेडिटर रहे तो उसको हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पे जो अमाउंट है आपका वो है 15,000 रुपये। यानी इस 15,000 में ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्रेडिटर हो, 2,000, 3,000, 5,000, 5,000 ऐसे करके एक से ज़्यादा क्रेडिटर हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हो गया। इसके बाद क्रेडिट साइड में आप देखिएगा तो आपका गिवन है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके हमने नेट परचेज 72,000 दिखा दिया है यहाँ पे। फिर आपका सेल्स,
सेल्स जो है आपका, यहाँ पर हमने सेल्स को लिख दिया है, दिखा दिया है। इसके बाद कमीशन है, कमीशन आपका क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो ये इनकम है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो अगर डेबिट साइड में गिवन रहता तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस होता, तो हम पीएल के डेबिट साइड में इसको लिखते। लेकिन यहाँ पर कमीशन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये कमीशन रिसीव्ड है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव्ड कहाँ आएगा? यहाँ पर आपका आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट को पहले हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं और लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम बीडी कर लेंगे 1,31,000 रुपीज़। अब यहाँ पे दिखाएंगे कमीशन रिसिप्ट बाय कमीशन रिसिप्ट। कितना है आपका? 3,300 रुपीज़। 3,300 रुपीज़ ये कमीशन रिसीव्ड है, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम है। डेबिट रहता तो एक्सपेंस करते, कमीशन पेड यहाँ पे हम लिखते कितना? 3,300 रुपीज़ अगर डेबिट साइड में गिवन होता तो। अब है यहाँ पर आपका कैपिटल। कैपिटल आपका क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे कैपिटल। ये है आपका 1,70,000 रुपीज़, ठीक है, ये कैपिटल है 1,70,000 रुपीज़। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया था वो एसेट है, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम है, और अगर इनकम है तो वो पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी इनकम और गेन है उसको हम यहाँ दिखाएंगे। जैसे कमीशन रिसिव्ड हो गया, ये इनकम है। उसी तरीके से बैंक में डिपॉजिट किए तो 20,000 रुपये बैंक में जमा है, ये एसेट है, इसलिए एसेट की एसेट साइड में हम इसको दिखा दिए। लेकिन इस पर आने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, इसीलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखा है? बैंक डिपॉजिट। तो ये इनकम होने की वजह से पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से। कितना है आपका अमाउंट? 2,000 रुपीज़। ये यहाँ पर हमने 2,000 रुपीज़ दिखा दिया, ठीक है। और कुछ आपका बचा हुआ है, बिल्स पेबल आपका एक बचा हुआ है ना, लास्ट में बिल्स पेबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल एसेट है, उसी तरीके से बिल्स पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी है, और 6,200 रुपये हम इसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर उधार में बेचा तो डेटर बना और उस पर पर्चे पे साइन करवा लिया। उसी तरीके से बिजनेस क्या है कि उधार में सेल नहीं किया बल्कि उधार में परचेस किया, तो बिजनेस से भी कोई जो है वो बिल पेपर पे साइन करवा लेगा, तो वो बिल्स पेबल, यानी वो बैलेंस, वो पैसा जो बिजनेस को अपने क्रेडिटर को पे करना है, सामने वाले को पे करना है, वो कहलाएगा बिल्स पेबल यहाँ पर, जो कि करंट लायबिलिटी है। अगर हम बात करें क्रेडिटर और बिल्स पेबल को, तो कलेक्टिवली इन दोनों को हम ट्रेड पेबल्स बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल और डेटर को ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हैं। दोनों आपका करंट एसेट होता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब क्या है, आपको फिलहाल यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो अगर आप क्रेडिट साइड को टोटल करिएगा 1,31,000, 3,300 और 200, तो हो जाएगा 1,36,300 रुपये। यहाँ पर आप टोटल कर लीजिएगा तो आपका आएगा 1,36,300 रुपये टोटल। इसमें से जो डेबिट साइड है आपका उसको लेस करना होगा। तो डेबिट साइड में आपका क्या है? सैलरी है 12,000 रुपया, और रिपेयर है 1,200 रुपये, ट्रेड आपका एक्सपेंसेस है 4,000 रुपये, और 24,000 रुपये जो है आपका, ये है आपका रेंट एंड टैक्सेस। इन सब को अगर आप 1,36,300 में से माइनस करिएगा तो नेट प्रॉफिट जो है आपका यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है आपका 95,100 रुपीज़। 95,100 रुपीज़ ये नेट प्रॉफिट है। ये एक्चुअली में किसका है प्रॉफिट? ये ऑनर का प्रॉफिट है। तो यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट को यहीं हम छोड़ नहीं देंगे, बल्कि प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो ये जाकर कहाँ ऐड हो जाएगा? कैपिटल में जाकर के ये नेट प्रॉफिट को हम ऐसे लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कहाँ? कैपिटल में हम इसको ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट को। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यहाँ लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो ये नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और ये हो गया 1,36,300 रुपये। यहाँ पर हमने इसको टोटल कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, नेट प्रॉफिट को जब हम ऐड कर देंगे तो 2,65,100 रुपीज़ अब आपका कैपिटल है। कितना ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पे? ये नेट प्रॉफिट को कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 1,70,000 में 95,100 जो नेट प्रॉफिट है उसको हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो है अब आपका कैपिटल जो है वो आया है आपका 2,65,100, 2,65,100 रुपीज़ कैपिटल आया है। कैपिटल बढ़ा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या किया है? ड्राइंग्स भी है, यानी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, तो इससे कैपिटल कम हो जाएगा। कितना है ड्राइंग्स? यहाँ पे लिखते हैं ड्राइंग्स। ये है आपका गिवन 16,000 रुपये, 16,600 रुपये है, 16,600 रुपये ड्राइंग्स है। तो इस 2,65,000 में से 16,600 रुपये जो है यहाँ पर अमाउंट माइनस कर देंगे तो 2,48,500 रुपीज़ जो है अब ऑनर का कैपिटल बिजनेस में है। पूछेंगे ऑनर का कैपिटल कितना है बिजनेस में, तो 2,48,500 रुपीज़ ये ऑनर का कैपिटल है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको कि बैलेंस शीट को देखना होगा टैली कर रहा है या नहीं। तो पहले एसेट साइड को आप टोटल कर लिएगा, 5,700, 4,000, 55,000, 20,000 रुपीज़ एंड 1,60,000 रुपीज़। जब आप इसको टोटल करिएगा तो यहाँ पाएगा 2,69,700 रुपीज़, 2,69,700 रुपीज़ यहाँ पर है। अब लाइबिलिटी साइड में भी आपका बिल्कुल 2,69,700 रुपीज़ आना चाहिए। अगर 1 रुपये का भी गलती हो जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया है। तो आप टोटल करिए यहाँ पर 6,200 रुपीज़, 15,000 रुपीज़ और 2,48,500 रुपीज़। तो 2,69,700 रुपीज़ आपका आ जाता है। 2,69,700 रुपीज़ यहाँ पे टोटल आपका आता है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट टैली कर गया, जो कि बेस्ड किस पे है? अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है। इसका मतलब आपने जितना भी अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैलेंस शीट टैली कर गया है। तो आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ज़रिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना समझाया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये तो विदाउट एडजस्टमेंट था, विद एडजस्टमेंट पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।